हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कहते हैं धैर्य का फल और मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। दक्षिण भारत के राज्यों का तो ये मानना नहीं है। उनका ये मानना है कि हमने कर के क्षेत्र में, जनसंख्या के क्षेत्र में बहुत मेहनत की, लेकिन फल हमें नहीं मिल रहा है। फल उन्हें मिल रहा है जिन्होंने न जनसंख्या के क्षेत्र में मेहनत की, न मेहनत की कर के क्षेत्र में या उद्योगों के क्षेत्र में। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो जुड़ा है डिलिमिटेशन और उसके रिलेटिव जो चीजें या गतिविधियां चल रही हैं उन पे। आप सबको पता है कि जो अगली जनसंख्या है, जनगणना है, माफ कीजिएगा, वो शुरू हो चुकी है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। ऐसा मानना है कि 2028 के आसपास तक जनगणना हो जाएगी। जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होता है तो डिलिमिटेशन आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 82 के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। लेकिन क्या अभी भी जो केंद्र सरकार है वो इस बात को लेके मुतमईन है, इस बात को लेके श्योर है कि इस जनगणना के बाद जो डिलिमिटेशन होगा वो उसे तार्किक रूप से करा पाएगी? क्योंकि बहुत सारे विरोधाभास हैं, मतलब इतने सारे कि क्या बताएं। कुछ सॉल्यूशन भी हैं, डैम्पर जैसे, इन पे भी हम बात करेंगे। बेहतर समाधान क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे, और दिक्कत कहां पे आई हम उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। बेसिकली परिसीमन बनाम जो संघवाद की बात है, परिसीमन बनाम संघवाद, इस पे ही हम लोग थोड़ा सा विस्तार से आज बात करेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से, टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह, और बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप स्कैन करके मेरे जुड़ सकते हैं, माफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए बात करते हैं कि चीजें कहां पे हैं, क्या बदल रही है। अब देखिए, पहली बात तो कि परिसीमन क्या होता है, डिलिमिटेशन क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। डिलिमिट करना, ठीक है, पुनः सीमित करना क्या है कि यह संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों, जो क्षेत्र हैं, उनकी जो सीमाएं हैं उनको पुनः निर्धारित की जाती हैं कि किसी भी जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी सीमा क्या होगी, ये निर्धारित की जाती है इसमें, ठीक है। ठीक है, आधार एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, इस आधार पर निर्धारित की जाती है कि भाई जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से पुनः क्षेत्र बना, वो एक सीट बन गई। अब अनुच्छेद 81 क्या कहता है कि लोकसभा की संरचना सीटें जनसंख्या के अनुपात में प्रति सीट यथासंभव सो फार एज प्रैक्टिकल समान जनसंख्या पे चलेंगे। जो 1971 वाले के समय 10 से 11 लाख को माना गया था, है ना। अनुच्छेद 82 कहता है कि जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है कि राज्य विधानसभाओं की सीटों का जनसंख्या के आधार पर निर्धारण, तो लगभग जैसा 81 कहता है वैसा 71 कहता है। ये तो आपको चीजें क्लियर ही हैं। अब क्या है, परिसीमन आयोग की अगर बात करें तो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र अर्ध न्यायिक निकाय है जिसके आदेश को न्यायालय में चुनौती, जिसे हम कह सकते हैं, वो नहीं दी जा सकती है, चुनौती से मुक्त है ये, आप यू कैन नॉट चैलेंज इट, ठीक है। आ जाते हैं इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं 1952, 63 और 73 अगर इसके देखा जाए तो 3 परिसीमन, ठीक है। 71 की जनसंख्या के आधार पर 543 पे सीटें निर्धारित हो गई थी, तो 3 परिसीमन हुए। लेटेस्ट जो था वो 1973 वाले को माना जा रहा था। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इसके द्वारा आपातकाल के दौरान सीटें 2000 तक, मतलब वर्ष 2000 तक के लिए फ्रीज कर दी गई। यानी कि चूंकि आपको पता है कि जब इंदिरा गांधी का शासन था तो उस समय जो जनसंख्या है उसको एक तरीके से रोकने के लिए बहुत से प्रोग्राम चलाए सरकार ने, और दक्षिण भारत के जो राज्य थे उन्होंने अद्भुत प्रदर्शन किया, उत्तर भारत के राज्यों ने बहुत खराब प्रदर्शन किया, ठीक है। मुझे क्या आप नाम बताएंगे उस नेता का जिसने उसको लीड किया, जिनका नाम जुड़ता है इनके साथ में, गांधी परिवार से ही वो थे। तो हुआ क्या कि सिंस साउथ के स्टेट्स थे उन्होंने अच्छा किया, तो उन्होंने जो जनसंख्या नियंत्रण पे अच्छा काम किया, उसके प्रोत्साहन के लिए जो सीट थी उनको 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया ना, उन्होंने अच्छा काम किया, सामने वाले काम अच्छा नहीं किया तो उनकी सीटों पर असर क्यों पड़े। खैर, 84वां संविधान संशोधन आया 2002 में, जिसने जो सीटें फ्रीज थी इनको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। अब लग रहा है कि ये अनलॉक हो सकता है, क्योंकि 2026 में पुनः जनगणना हो रही है और बड़े स्तर पर जो कवायद लगाई जा रही है कि हाँ, इसके बाद एक नया परिसीमन आयोग नए तरीके से सीटों को निर्धारित कर सकता है। बहुत से और भी इश्यूज हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक और पृष्ठभूमि की बात कर लें, जनसांख्यिकी विभाजन डिफरेंस को देख लेते हैं। देखिए, NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डेटा क्या कहता है कि राष्ट्रीय औसत से नीचे के राज्यों का औसत TFR 1.64 है, ऊपर वाले राज्यों का औसत 2.38। अब देखिए,
ये जैसे तमिलनाडु का 1.4 है, आंध्रा का 1.7 है, कर्नाटक का 1.7 है, केरल का 1.8 है, बिहार का 2.98 है, मेघालय का 2.91 है, यूपी का भी 2.35 है, झारखंड का 2.26 है। तो सिंस यार ये तो भर भर के जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो इनको फायदा क्यों मिले? वहां पे तो इस प्रकार का कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, तो इनको नुकसान क्यों हो? और सिर्फ उत्तर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, पंजाब हिमाचल में भी जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2.1 से कम है। तो उनको दिक्कत क्यों हो? वो क्यों झेलें इस बात को? ठीक है, तो क्या है कि 50 वर्षों में स्थिति मूलतः बदल गई है और TFR 2.1 से जो जनसंख्या स्थिरीकरण की बात हो रही है, उससे बहुत सारे स्टेट जो मैंने यहाँ पे देखा, जो रेड में आपको देख रहे हैं, बहुत ज्यादा है। कहां से जनसंख्या स्थिर हो पाएगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, मुख्य समस्या क्या है? जनसांख्यिकी दंड क्या? एक विचित्र विरोधाभास है। जिन राज्यों ने राष्ट्रीय नीति का पालन करते हुए जनसंख्या नियंत्रित की, उन्हें संसद में कम सीटें मिलेंगी, है ना, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी, है ना। ठीक है, जिनका ऊंचा TFR है उनके पास ज्यादा सीटें हैं, जिनका पास कम TFR है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रित की, उन्हें कम सीटें मिलेंगी। ठीक है, जैसे मौजूदा समय में अगर सिर्फ 543 सीटों का जो टोटल है, उनका मौजूदा अगर जनसंख्या के हिसाब से बांटा जाए तो यूपी को 90 मिलेंगी, तमिलनाडु को 30 मिलेंगी, और जो संभावित है, जो बाद में सीटें बढ़ सकी, उस हिसाब से यूपी को 131 मिलेंगी, तमिलनाडु को 64। मतलब जो अभी अंतर 41 है, ये बाद में बढ़ के 67 हो जाएगा। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम का रिवर्स अगर कोई उदाहरण हो सकता है तो यही है कि उधर भी नुकसान इधर भी नुकसान, हम अच्छा कर रहे हैं हमें को नुकसान हो रहा है। एक कहावत मैंने सुनी थी कि जो अच्छा करता है उसका ही बुरा होता है, किसी मूवी में सुनी थी। तमिलनाडु वाले, केरल वाले, आंध्रा वाले बैठ के यही सोच रहे होंगे यार इससे अच्छा तो जनसंख्या बढ़ा ही लिए होते, है ना। वो एक क्वीन मूवी का डायलॉग ही है कि गुप्ता जी को कैंसर हो गया, वो तो स्मोक भी नहीं करते थे, इससे अच्छा कर ही लिए होते। तो वही वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए उत्तर दक्षिण का विभाजन, दो दावे क्या है। दक्षिण की आशंकाएं क्या है कि लोकसभा में दक्षिण का प्रतिनिधित्व 24% से बढ़ के 19% से घट के 19% रह जाएगा। हालांकि डिलिमिटेशन का एक सोल्यूशन जो सरकार ने निकाला कि 50% सीटें ही बढ़ेंगी, तो रिलेटिवली चीजें नहीं बढ़ेंगी, उस सॉल्यूशन की बात भी हो रही है। मैंने उस पर भी वीडियो किया हुआ है, आप एक बार जाके उसको भी देखिएगा। ठीक है, अच्छा, एक और जीडीपी विरोधाभास। तमिलनाडु का जीडीपी का जो जीडीपी में भारत की योगदान है वो 8.4% है, लेकिन जनसंख्या 6.5% ही है। इसका मतलब जनसंख्या के रिलेटिव जीडीपी में योगदान ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा, दक्षिण टैक्स देता है, उत्तर शासन करता है कि भावना बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसको रोकना होगा सरकार को। उत्तरी राज्यों का तर्क क्या है कि उनकी आबादी ज्यादा है, 20 करोड़ 10 करोड़, तो बड़ी जनसंख्या है, तो बड़ी जरूरतें हैं, तो इनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। खैर, प्रति व्यक्ति आय में भारी खाई है, बिहार में 31,000 है, केरल के देख लीजिए 1,48,000 रुपए पर ईयर, प्रति व्यक्ति आय में बड़ा डिफरेंस है। लोकतांत्रिक न्याय क्या कहता है? 84वां संविधान संशोधन एक अस्थायी उपाय था, बड़ी आबादी को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना न्याय संगत है, ये लोकतांत्रिक न्याय कहता है। पर लोकतांत्रिक न्याय में कुछ ऐसे भी तर्क हैं, ऐसे भी रैशनल हैं जो दक्षिण के तर्क को भी मजबूत करते हैं कि गुरु हमने तो अच्छा काम किया ना, हमें इसका नुकसान क्यों उठाना पड़े। तो क्या है, ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि क्या है, लोकतांत्रिक समानता बनाम संघीय निष्पक्षता का विशुद्ध संवैधानिक द्वंद्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, देखा जाए तो अब हम डेम्पर की बात कर लेते हैं। डेम्पर मतलब जनसंख्या नियंत्रण के प्रदर्शन के हिसाब से, यानी कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के हिसाब से शायद आपको कुछ फायदा दिया जा सकता है। जैसे जो 543 सीटें हैं ये तो यथावत रहेंगी, जो अतिरिक्त सीटें हैं डेम्पर यहीं पे लागू होगा। कैसे लागू होगा? 10% वेटेज उनको मिलेगा जिन्होंने प्रारंभिक रूप से, यानी कि 2005 से पहले TFR 2.1 को प्राप्त कर लिया था, वो या उससे कम पे है। अच्छा, 90% वेटेज उनको मिलेगा जिनकी 2005 से लेकर 2021 के बीच में लगातार TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट दर्ज की जा रही है। मतलब जो डेमोग्राफिक लेवल पे बेहतर काम कर रहे हैं देश, ठीक है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, डेम्पर जिनका अच्छा है, उनको आप कहीं ना कहीं एक लेवरेज दीजिए लोकसभा सीटों में, है ना। लाभ क्या है? अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को संख्या में अधिक सीटें, लेकिन बेहतर प्रदर्शन वाले राज्यों को आनुपातिक हिस्सेदारी उनकी क्या की जाएगी? सुरक्षित की जाएगी इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाएगा। तो थोड़ा सा एक बार एक वो देख लेते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं। जो वित्त आयोग है उन्होंने भी कहीं ना कहीं टैक्स के डिवोल्यूशन को लेकर कुछ कुछ बातें ऐसी कही हैं जो कहीं ना कहीं डेम्पर के पैरेलल ही जाती हैं। ठीक है, जैसे जनसंख्या, उन्होंने कहा कि 17.5 वेटेड 16वां फाइनेंस कमीशन, इन्होंने कहा कि हाँ प्रमुख आधार रहेगा, यानी कि परिसीमन आयोग की बात की जाए तो। इन्होंने कहा कि डेम्पर को 10% वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि केवल अतिरिक्त सीटों पर लागू होगा। मैंने बताया कि जो 543 है उनमें लागू नहीं होगा, जो बढ़ाई जा रही है उन पे डेम्पर लागू होगा। इसका मतलब इन्होंने भी स्वीकार। ठीक है, संरचना की बात करें तो इन्होंने आय, दूरी, आय से जो इनकम डिस्कम, क्षेत्रफल आदि अन्य मानदंड की भी बात की। वर्तमान 543 सीट पूरी तरह से अपरिवर्तित रहेंगी, सिर्फ डेम्पर वाले बात को देखा जाएगा। राज्यों को अच्छे शासन का पुरस्कार यहाँ पे दिया गया। उद्देश्य यहाँ पे भी जो बेहतर जनसंख्या नीति है उसके लिए उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अगर उनके डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में, जनसंख्या में, TFR में लगातार सुधार हो रहा है तो निश्चित तौर पर उनको
पुरस्कृत किया ही जाना चाहिए, उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान में हमारे पास 543 लोकसभा सीट है। कहा जाता है कि जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो 700 हो सकता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से बांट दिया जाए, मतलब अगर हम 10 से 11 लाख प्रति वाले व्यक्ति वाला जो रेशियो है उसकी बात कर लें, तो ये 1600 के आसपास सीट हो जाएंगी। इनमें बहुत ज्यादा है। लोकसभा में इतने लोगों को बैठाने के लिए कितना खर्चा आएगा, लॉजिस्टिक्स से लेके बाकी चीजों का, यू ऑल नो, बहुत खर्चा आता है। फिर अगर माइक तोड़ के एक दूसरे पे चलने लगे तो खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। फिर कैंटीन और ज्यादा क्या कहते हैं महंगी करनी पड़ेगी, है ना। 1 रुपए में जो चाय मिलती है उसको 1 रुपए 25 पैसे का करना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी तो 20 रुपए का ले ही रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। है, चलिए, तो क्या है, विशेषज्ञों की सिफारिश क्या थी कि प्रभावी संसद, गहरी बहस और कुशल प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा का आकार 700 से अधिक नहीं होना चाहिए। पर आप देख रहे हो कि कहां तक जा सकता है आदर्श आकार। अच्छा, क्या है कि कुल जनसंख्या 1.4 अरब है, समान अनुपात 16% होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 10 से 11 लाख की बात करें तो ये बढ़ जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा। इज इट फिजिबल? नो, इट इज नॉट। ठीक है, इट्स नॉट फिजिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर चलिए अगर देखा जाए तो संवैधानिक दृष्टिकोण देखा जाए तो अनुच्छेद 81 यथासंभव, सो फार एज प्रेडिक्टेबल शब्द का प्रयोग करता है। जितनी प्रैक्टिकेबल हो, माफ कीजिएगा, प्रेडिक्टेबल नहीं, जितनी प्रैक्टिकेबल हो, प्रैक्टिकलिटी, तार्किक रूप से जो जरूरी है उसको इस्तेमाल कीजिए। यांत्रिक समानता अनिवार्य नहीं है। यह 42वें 84वें संविधान संशोधन की जो मूल भावना है उसको पुरस्कृत करता है। ठीक है, इसका विस्तार होना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक कोण, पॉलिटिकल एंगल क्या कहता है, यह केवल उत्तर बनाम दक्षिण नहीं है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जैसे उत्तर के राज्य भी तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका भी नुकसान हो सकता है इसमें, है ना। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण, दक्षिण राज्यों का जीडीपी में अनुपात बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जीडी व्यवस्था में उपभोग आधारित करने से पहले ही नुकसान हो जाएगा उनको। परसीमन से दोहरी मार्ग की आशंका है। तो मैंने अभी बताया था कि जीडीपी के रेस्पेक्टिव उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वो क्यों झेलें बेचारे, उनको क्यों दिक्कत है ना, तो इस पे काम करना होगा, है ना। चलिए, अच्छा, अमेरिका की बात की जाए तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 1913 के बाद से सीटें नहीं बढ़ी हैं, 435 की 435 हैं। जर्मनी में डिग्रेसिव प्रोपोर्शनलिटी का सिद्धांत क्या है कि छोटे राज्यों को उनकी आबादी के अनुपात से अपेक्षा कुछ अधिक सीटें दी जाती हैं। जो कम छोटे राज्य हैं, रिप्रेजेंटेशन उनका ज्यादा हो तो ज्यादा उनको प्रेफरेंस दी जाती है। बड़े देशों को अपेक्षाकृत कुछ कम, छोटे देशों को अपेक्षाकृत कुछ अधिक प्रतिनिधित्व देकर संस्थागत संतुलन बनाया जाता है। यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो निश्चित तौर पे बड़े को थोड़ा कम, छोटे को थोड़ा ज्यादा, तो एक समानता आ जाएगी, इक्विटी भी आ जाएगी, है ना। भारत में क्या है कि अमेरिका के सीनेट जैसी पूर्ण समानता नहीं, लेकिन छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम सीटें सुरक्षित कर दी गई हैं। तो संघवाद की सुरक्षा कवच इसको माना गया है। अब देखते हैं डिलिमिटेशन में डायरेक्शन किस, ये हाथी किस करवट बैठता है, ऊंट किस करवट बैठता है। ठीक है, चलिए, जटिलताएं क्या है। पहली बात तो हमने बताया कि 2021 की जनगणना लंबित हो गई है, 2026 से शुरू है, 2028 तक ये पूरी हो पाएगी, है ना। 2028 तक ऐसा माना जा रहा है कि पूरी हो पाएगी। अच्छा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे मैं 2 वीडियो कर चुका हूं, उसको में जहां पे कहा गया कि 33% महिलाओं को रिजर्व की जाएगी सीट। अब वो 816 वाला जो आंकड़ा आ रहा है उस पर लेके विवाद हो रहा है। सरकार ने कहा कि हम 50% बढ़ाएंगे, उस पर भी मैंने वीडियो किया है, प्लीज जाके मेरी प्लेलिस्ट में जरूर देखा, मेरी प्लेलिस्ट के वीडियो को देखो। विभिन्न विषयों पे जिनको मैंने एक बार कवर किया उनको बार बार कवर करने की कोशिश भी की है मैंने। ठीक है, परिसीमन में देरी का सीधा अर्थ है कि महिला आरक्षण में देरी। कुछ विशेषज्ञ इसे सरकार की ट्रोजन हॉर्स रणनीति मानते हैं, जहां आरक्षण के नाम पे जनसंख्या आधारित परिसीमन को आगे बढ़ाया जा सकता है और फिर इसी पे ये लोगों को लड़वा देंगे और अपना उल्लू सीधा हो जाएगा। लेटेस्ट सी किस डायरेक्शन में आगे चीजें जाती हैं। चलिए, बात करें आगे की राह, तो यथास्थिति क्या है। 4 ऑप्शन है कि 1971 के आधार को एज इट इज फॉलो किया जाए, लेकिन भारी जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्तरी जो राज्य हैं उनके साथ घोर अन्याय, मैंने बताया न्याय संगत तो है नहीं, कुछ उपाय तो निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 81 का शाब्दिक पालन किया जाए, लेकिन दक्षिण को दंडित करेगा अगर शुद्ध जनसंख्या आधारित किया जाए। जो 1600 की बात करें, दक्षिण बहुत बुरी तरीके से, जो दक्षिण के राज्य हैं बुरी तरीके से दंडित हो जाएंगे। डेम्पर क्या कहता है, मौजूदा 543 सीटें यथावत, नई सीटों में डेम्पर फॉर्मूले से अधिकतम 700 हो जाएंगी और प्रदर्शन आधारित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जिन्होंने अच्छा काम किया उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। राज्यसभा संतुलन, राज्यसभा को अमेरिकी सीनेट की तरह सशक्त करना है, लेकिन मौजूदा भारतीय संवैधानिक संरचना इसकी अनुमति नहीं देती है, तो उनको मुझे लगता है कि उसको तो राज्यसभा को या विधान परिषदों को ये नहीं छेड़ने वाले। लोकसभा और जो राज्य विधानसभा है उन पे ही इसका असर पड़ेगा। कुछ यूपीएससी के लिए प्रश्न है, कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। चलिए, निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं है, संघीय स्थिरता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी चुनावी अंकगणित। इस पे देश को, सरकार को काम करना पड़ेगा। इस विषय पे आपकी राय क्या है मुझे जरूर बताते जाएगा, मतलब आप सबकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं एक कमेंट पढ़ता हूं और जो बेहतर कमेंट होते हैं उनको रिप्लाई भी देता हूं। बस इतना बताता चलूं कि हमारे निर्माण प्रतिज्ञा बैचेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यूज माय कोड विकास लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 7 अप्रैल से कक्षाएं शुरू हो रही है ना।
हिंदी लिटरेचर की बात करें तो हिंदी लिटरेचर की क्लास भी 15 अप्रैल से शुरू हो रही, मैं ही पढ़ाता हूँ। मेरा कोड इस्तेमाल करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बाबा नागार्जुन के साथ ये हिंदी शुरू हो रहा है, बेस्ट ऑप्शनल है। आप सबको पता है कि यूपीएससी के लिए इससे बेहतर ऑप्शन है नहीं, तो जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। बाकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम पे, टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे। इंस्टाग्राम पे भी आप स्कैन करके मुझसे जुड़ सकते हैं। लेट अस सी कि आप में से कितने लोग मुझसे कॉल करते हैं, मुझसे बात करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, यूपीएससी को और आसान बनाते हैं। बाकी आपके कमेंट बॉक्स में आपके जो कमेंट्स हैं उनका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।